हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 का पोल साइंस का चैप्टर 1 जिसमें हम क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में देखेंगे। टॉपिक के बारे में क्या था क्यूबा का मिसाइल संकट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये विश्व के बारे में है। कैसे कैसे पहले एक देश दूसरे देश से लड़ते थे तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत आप जानते हैं कि 1961 के बाद से शुरू हुआ, यानी उसके पहले क्या हुआ था, क्यों शुरू हुआ या क्यूबा मिसाइल संकट क्यों हुआ, शीत युद्ध का प्रारंभ क्यों हुआ। तो इस चैप्टर में हमारे विश्व में दो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थी, यानी हम अगर मैप पे देखें तो एक बहुत बड़ा संघ था सोवियत संघ, जिसमें सारे इनके देश आते थे, एक साथ ये रहते थे। और ये था उत्तरी अमेरिका और कुछ इसके भी देश थे जो यहाँ पर इनके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहते थे। ठीक, तो ये जो बड़े बड़ी दो महाशक्तियाँ थी, ये कहाँ से उभर के आई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1914 से 1918 तक क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो इसमें बहुत सारे संकट आए, कई तरह के प्रॉब्लम्स आए। इसके बाद 1939 से 1949 के बाद यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें से इससे ज़्यादा हानि जो हुआ वो इसमें हुआ। अब जरा सोचिए, ये इतने 4-4 साल लंबे यहाँ पे युद्ध चलते थे तो इसका प्रभाव क्या होता था, कितने ज़्यादा लोगों की नुकसान पहुँचते थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था से लेकर सारी चीजें व्यवस्थाएं जो वो करते थे वो सब नुकसान, यानी जो देश की जो भी धन संपत्ति जो भी था सारा उस युद्ध में लग जाता था। क्योंकि लंबी लड़ाई चलती थी, 4 साल 5 साल। ऐसे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पहले तो भी हानि हुई थी, उसके बाद हम देखेंगे 18 के बाद धीरे धीरे सभी देशों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी जा रही थी। धीरे धीरे आते आते फिर 1930 में दोबारा एक अमेरिका में विश्वव्यापी यानी तीसरा का मंदिर जिसे बोला जाता है वो आ गया, जिससे अमेरिका कुछ टाइम तक टूटा। लेकिन जब कुछ टाइम तक टूटा, लेकिन क्या हुआ, फिर और उभरा, और अभी धीरे धीरे उभर ही रहा था। तो कि 1939 में यानी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसमें दो अलग अलग राष्ट्रों यानी जिसे मित्र राष्ट्र या ध्रुव राष्ट्र की बात कहते हैं, उनमें दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद जब अमेरिका ने देखा, अमेरिका थे इसमें ग्रुप में हम अगर बात करें तो अमेरिका, सोवियत संघ और भी थे, ऐसे ही जर्मनी, इटली वो दूसरे ग्रुप में थे उनका, और जापान उसमें जो दूसरा ग्रुप था जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान ये सब थे। और जो पहला ग्रुप था मित्र राष्ट्र था, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भी कुछ देश था, अभी मैं इसके आगे बताऊंगा। तो उसमें हुआ क्या, कहानी क्या थी कि जब इन लोगों ने लड़ा तो जापान, जो आप जानते हैं कि जापान जो हमारा यहाँ पर किनारे है, ठीक, यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर जब देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लगातार 6 साल से 1939 से 45 तक लगातार 6 साल युद्ध चल गए, लोगों की मानव हानि से लेकर आर्थिक स्थिति सभी लोगों की खराब हो रही थी चारों तरफ। तो अमेरिका ने क्या किया कि अब युद्ध इतना ज़्यादा हो गया था कि सभी लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 जगह है वहाँ पर उन्होंने परमाणु बम गिरा दिए, जिसके नाते बहुत ही भयानक, हम कह सकते हैं बहुत ही भयानक ये कदम उठाया गया अमेरिका के द्वारा। युद्ध में ऑलरेडी ही जापान पस्त हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी बम गिराया गया। जब बम गिराया गया तो उसी दिन युद्ध पर विराम लग गया, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं भी होता तो भी युद्ध लगातार चलता रहता, दोनों चारों तरफ लोग उनके नुकसान होते रहते, इसलिए यह बहुत जरूरी था। तो अमेरिका द्वारा कदम उठाया गया, लेकिन कदम उठाने के बाद तो इसके बाद देखा गया कि और कोई राष्ट्र है ही नहीं जो अमेरिका को इनको टक्कर दे सके, सोवियत संघ को। फिर धीरे धीरे देखा गया आपसी छोटे छोटे देशों ने मिलकर आपसी गुट बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वही गुट बनते बनते एक 2 अलग राष्ट्र महाशक्तियां उभर के सामने आई, जिसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, यानी वो था एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये 2 महाशक्तियां आपस में बैर कर ली। अब ये था कि अगर इनसे युद्ध इनका हो गया तो इतने जितने देश इनके साथ मिले हुए हैं वो सारे उनको नुकसान होंगे।
और इसमें जितने देश हैं वो उनके नुकसान होंगे युद्ध में। तो ये बहुत बड़ी दो महाशक्तियां निकल के आई। इन दोनों में था क्या, इन दोनों में आप देखेंगे तो ये लड़ाई चलती रहती थी। इसी में 1961 अप्रैल में की घटना है, ठीक है, जब ये देखा गया कि जब दो महाशक्तियां जो थी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, आपसी लड़ाई तो होते रहते थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग सोवियत संघ ने क्या लगाया कि सोवियत संघ जो एक क्या था, एक समाजवादी विचारधारा था इसका, समाजवाद, साम्यवाद, लेकिन यहां पर क्या था, यहां पूंजीवाद, ठीक, पूंजीवाद और उदारवादी व्यवस्था था। ये जो दो आइडियोलॉजी यानी दो जो विचारधारा के बीच की जो लड़ाई थी, ये बोलता था कि हमारा विचारधारा सही है, हमारे देश जो में रहेंगे तो देश आगे बढ़ेंगे, और ये बोलता था कि नहीं ये गलत है, आप पूंजीवाद अपनाइए, उदारवादी बनिए, जिससे आपका और ज्यादा विकास हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसा डॉट डॉट करें और एक इसके डायरेक्शन को देखें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी ये जो पूर्वी राज्य जो बटे थे, यानी ये पूरब की जो थे लगभग जो थे वह समाजवादी विचारधारा को अपनाए थे, और लगभग जो ये पश्चिमी जो देश थे वह सब क्या अपनाए थे, यहाँ पर पूंजीवादी या उदारवादी व्यवस्था। तो इन दोनों में दोस्तों लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी, लगातार छोटी छोटी, यानी इन दोस्तों में जो इन ग्रुप में जो शामिल थे उनमें भी ये लड़ाइयाँ होती रहती थी, छोटे छोटे ऐसे करके। तो ऐसे करते करते एक बार सोवियत संघ ने युद्ध के मामले में देखा गया, सोवियत संघ ने, और यहाँ पर अमेरिका के जस्ट बगल में एक क्यूबा था तो अमेरिका के बगल में, लेकिन इसकी जो विचारधारा थी वो किसकी थी, समाजवाद की थी। वो रहता यहाँ पर था और इनकी विचारधारा कहाँ थी, साम्यवाद थी, समाजवाद को मानता था, यानी इनकी आइडियोलॉजी चलता था। अगर किसी चीज की हेल्प की चाहिए इनको तो ये इनसे हेल्प लेते थे, ना कि इनसे हेल्प लेते थे। तो सोवियत संघ को तो ये बात पता था क्यूबा हमारे की तरफ का है, अगर हमें लड़ाई करनी है इनसे, अगर इनको हराना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे नजदीकी जो स्थल है उसको अपना हथियार रखें हम, ठीक, यहाँ पर सैनिक जोन एक बना दे, यहाँ पर बड़े बड़े हथियार पहले से लाके इकट्ठा कर दे, ताकि कभी युद्ध छिड़े तो यहाँ से हम डायरेक्ट अमेरिका को वार कर सकें। तो यहाँ से नजदीक हो जाएगा, आधी अमेरिका यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से दूर पड़ेगा, यहाँ से नजदीक होगा, आधी अमेरिका यहाँ से मार सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, तो धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी। तो हुआ क्या, कहानी शुरुआत कहाँ से हुई मैं ये बता रहा हूँ कि 1961 में देखा गया कि जो दो महाशक्तियां जो बन रही थी, ठीक है, यहाँ पर ये जो शक्तियां जो महाशक्तियां थी, तो यहाँ पर जो क्यूबा था, यहाँ पर सोवियत संघ ने अलग अलग अपनी मिसाइलें लाकर इकट्ठा यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या था, यहाँ पर मिसाइलें रखी जा रही थी, लेकिन ये बात सिर्फ सोवियत संघ को पता था, अमेरिका को नहीं पता था। अब अमेरिका को पता चला, यानी सोवियत संघ का उसमें नेता कौन था, निकिता क्रुश्चेव। और क्यूबा की बात करें तो ये अमेरिका ये सोचता था, यानी ये जो सोवियत संघ था, इन्होंने सोचा कि क्यूबा तो हमारे बगल में है अमेरिका के, ठीक, अगर हम कहीं ऐसा हो गया कि अमेरिका युद्ध करके क्यूबा को हरा दिया या फिर ये हमला कर दिया, यहाँ के जो नेता हैं फिदेल कास्त्रो, उनको अगर ये अपने अंडर में कर लिया तो फिर हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये इसलिए इनको हमेशा कोई भी हेल्प होती थी हमेशा ये करते रहते थे। तो इनको इस बात का डर सता रहा था, इसलिए ने इसको मजबूत बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, सोवियत संघ ने अपने जितने भी हथियार थे सबको हथियार यहाँ पर मिसाइलें यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। जब यहाँ से रखेंगे तो वार करने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी, तो यहाँ से आराम से ये वार इस पे कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या, लेकिन सोवियत संघ का जो नेता था जिसे हम निकिता क्रुश्चेव कहते थे, वह क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मिसाइलें भेजनी शुरू कर दी और मिसाइलें भेजी जा रही हैं, लेकिन ये बात अभी अमेरिका को पता नहीं है कि मिसाइलें गुप्त रूप से यहाँ पे आ रही हैं। मिसाइलें यहाँ पर कुछ मिसाइलें इकट्ठी हो गई, ये बात कब पता चला उसको, 3 सप्ताह बाद, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का
जो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनको 3 सप्ताह बाद इस बात का पता चला कि क्यूबा पर मिसाइल रखे जा रहे हैं, यानी कभी अगर युद्ध होता है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हमको हमला कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा तो हम भी दिमाग लगाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनके जितने भी सैनिक वाले जो भी यहाँ जो पानी में यहाँ चलते थे, जो समुद्र में यहाँ और इसके तरफ से जो आ रहे थे, ठीक, इन सैनिक बेड़ों को, ये अपने सैनिक बेड़ों को लाकर यहाँ कर दिया। अब हुआ क्या, अगर इनको इधर जाना है तो इनसे मिलकर जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इनके मिसाइल हथियार जो भी आने का प्रोसेस थे उसको इन्होंने बंद करा दिया और इस तरह का चेतावनी दे दिया, एक चेतावनी दे दिया बहुत ही सीरियस मोड में कि आप अगर इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे तो हम बाध्य होंगे युद्ध करने के लिए। और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि युद्ध करना, क्योंकि युद्ध तो हो जाएगा लेकिन जो नुकसान अभी तक इन्होंने झेला है वो फिर से दोबारा उस तरह को रिकवरी नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम उनको हो जाएगी। इसलिए वो चाहते भी नहीं थे, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास पावर था, परमाणु बम थे, सब चीज़ था, लेकिन ये चाहते भी नहीं थे दोनों युद्ध करना। लेकिन इस तरह की गतिविधि जब हुई तो अमेरिका एक सीरियस मोड में आकर सोवियत संघ को चेतावनी दिया कि आप ये हथियार ले जाना इधर बंद करिए वरना हम शुरू कर देंगे। अब धीरे धीरे मामला को कंट्रोल किया गया। हालांकि युद्ध तो टल गया, लेकिन जो अलग अलग जो विचारधाराएं थी यहाँ जो पल रही थी, इन विचारधाराओं के जो छोटे छोटे जो राष्ट्र थे ना, उनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, उनमें लड़ाइयाँ कभी बंद नहीं होती थी। तो ये जो टल गया, तो इसी को हम क्यूबा का मिसाइल संकट नाम दिया गया। तो अगर कोई पूछेगा तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, तो आप ये कहेंगे कि 1962 में सोवियत संघ के द्वारा जो क्यूबा था उन्हीं के विचारों पर पलता था। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से युद्ध के लिए यानी पहले से व्यवस्था जो कर रहा था वो मिसाइल यहाँ भेजना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये बात पता चली कि यहाँ पर मिसाइल रखे जा रहे हैं। फिर अमेरिका ने ये मिसाइलों को लाने की जो प्रक्रिया थी उस पर बंधक बना दिया, उनको रोक लिया और फिर ये युद्ध के कंडीशन में आ गया। और फिर ये जब बंद हुआ, यानी जब इसे दोनों देशों ने आपसे संतुलन कर लिया कि पीछे अपने हाथ पीछे कर लिए, तो ये जो टला इसी को हम बोलते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। अगर ये मिसाइल आया था तो अगर ये इसकी वजह से अगर युद्ध हो गया होता तो अमेरिका का तो बहुत नुकसान होता, लेकिन अमेरिका भी बात मानने वाला है नहीं, ये भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता। और इन दोनों की वजह से पूरे विश्व में बहुत ही बड़ी रिसेशन यानी मंदी, या फिर हम ये कह सकते हैं आर्थिक स्थिति और भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। टल गया, ये बहुत अच्छी बात थी सारे विश्व के देशों के लिए। नहीं तो ऐसा ये लग रहा था कि इसके वजह से जब 2 बड़े महाशक्तियां जब टकराएंगी तो बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसे हम अगर तीसरा विश्व युद्ध कहें तो गलत नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ था। तो आइए अब देखते हैं। तो ये तो था हमारा क्यूबा का मिसाइल संकट। ये 2 महाशक्तियां उभरी कैसे, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये महाशक्तियों का शुभारंभ कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पहला विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 18 में हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। फिर 1939 से 45 दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इससे इन राष्ट्रों को और ज़्यादा नुकसान हो गया। अब सारे देश टूट चुके थे, धीरे धीरे अपनी स्थिति को संभाल ही रहे थे कि इस तरह का युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध हो गया। अब इनमें कई तरह की परेशानियां आ गई, लोग अब धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई। इसके युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां निकली थी, यानी 2 महाशक्तियां का मतलब 2 ऐसे बड़े देश निकले जिनको कोई टक्कर देने वाला नहीं था, लेकिन ये खुद दूसरे से लड़ते थे। ये अपनी समाजवाद विचारधारा को साम्यवाद विचारधारा के लिए माने जाते थे, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद उदारवाद व्यवस्था के लिए। ये बोलते थे कि समाजवाद मत अपनाओ, साम्यवाद मत अपनाओ, ये गलत है, तुम्हारे विकास को ये रोक देगा, तुम अच्छा विकास नहीं कर सकते हो। लेकिन सोवियत संघ कहता था कि आप पूंजीवाद मत अपनाइए, उदारवादी व्यवस्था से मत चलिए, आप ऐसे व्यवस्था से आप समाज में खुश नहीं रह पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोनों ये विचारधाराएं क्या थी, इसके बारे में हम बताते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद और उदारवाद के बारे में बताइए। तो आइए हम देखते हैं पूंजीवाद मीन्स क्या होता है।
पूंजीवाद और उदारवादी। पूंजीवाद का मतलब ये हुआ कि इसमें पूंजीवाद में क्या होता है, अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपका खुद उसके मालिक होंगे। क्या होगा इसमें, आप इसके खुद के मालिक होंगे, आपको कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी है, खुद से मालिक होंगे और जितना प्रॉफिट जैसे आप चाहते हैं वैसे अपने सामानों को, माल को क्या करते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें खुद की मालिक होती है, इसमें खुद के बारे में सोचा जाता है, न कि किसी समाज के बारे में। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात होती है, न कि समाज की। ऐसे उदारवादी में क्या है, उदारवादी में ये कहा गया है कि हम कुछ उदारवादी, उदार मीन्स क्या होता है, कुछ लाइबरल, यानी अगर पूंजीवाद की बात करें तो कैपिटलिज्म में बोला जाता है, और इसकी उदारवाद का मतलब क्या हुआ, लिबरल, यानी कुछ लिबरल कर देना, कुछ छूट दे देना, कुछ उदार हो जाना, ठीक है, यह उदारवादी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था से ये अमेरिका चाहता था। अमेरिका क्या होता है, वहाँ पे आज भी आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपने तरह से प्रॉफिट कमाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, अपना इच्छा से जितना चाहते हैं आप उतना आप उसमें कमा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पूंजीवाद व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर हम समाजवाद की बात करें या साम्यवाद की बात करें, तो सोवियत संघ का जो समाजवाद था वो ये बोलता था कि जो समाजवाद है, इससे इसका मतलब ये है कि हम व्यक्ति विशेष को न देखकर एक पूरे समाज की बात हम करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात होती थी कि व्यक्ति खुश है क्या, उससे मतलब बस। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे एक समाज, एक कम्युनिटी की बात होती है। यहाँ कम्युनिटी के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको एक कम्युनिटी में कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जिससे हमारे जो और भी सामाजिक विकास है वो हो सके। साम्यवाद का मतलब सभी को एक समान मानकर देश का विकास करना, यानी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सभी को एक समान मानकर, यानी कोई अगर व्यवस्था लागू होगी तो सभी के लिए लागू होगी, न कि किसी पार्टिकुलर के लिए। ठीक है, ये चीजें थी। तो जो जो देश इसको मानते थे, इस विचारधारा से चलते थे, वो इनसे जुड़े हुए थे, और जो जो देश इनकी विचारधारा को मानते थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े हुए थे। कुछ यूरोप के देश भी थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े हुए थे, कुछ यहाँ के भी देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। तो ऐसे अलग अलग इनकी विचारधाराएं थी। तो इन्हीं विचारधारा को, कौन सा विचारधारा श्रेष्ठ है, इनके बीच लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ये था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला अच्छा तो हम कुछ व्यवस्था करते हैं आपके लिए। तो ये समाजवाद और साम्यवाद, इसमें जितना देश थे, इन्होंने क्या किया, अपना एक 19 तो अब देख लिया कि इसमें कि दो अलग अलग जो महाशक्तियाँ थी वो अपना क्या करती थी, अपना अलग अलग गुट यहाँ पर बना ले। यानी गुट बनाने का मतलब क्या था कि अपने आप को और मजबूत करना। मजबूत, जब जितना ज़्यादा मजबूत अपने आप को करेंगे उतना ही अगर युद्ध होता है तो उनको उनसे हेल्प मिलेगी। यानी जो यहाँ के छोटे छोटे और भी जो देश थे वो सारे देश इनसे एक साथ रहेंगे। युद्ध अगर होता है तो अपना, अगर ये युद्ध करते हैं इनसे तो अपने ये सारे देश मिलकर अपना दुश्मन मानेंगे इसको, और सारे देश मिलकर इनसे युद्ध करेंगे। ऐसे ही सोवियत संघ ने भी अपना एक गुट बनाया, और वो उनके गुट में भी यही था कि वो सीधे अपने दुश्मन को, यानी यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना दुश्मन मानते थे। अगर कोई भी किसी भी देश से अगर इनका युद्ध होता है तो सारे देश मिलकर युद्ध करेंगे। इसलिए इन्होंने 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो एक संगठन था जिसका नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश कुल शामिल थे। ये 12 देश का ये नियम था कि अगर कभी युद्ध होता है सोवियत संघ से तो 12 देश मिलकर इसमें युद्ध करेंगे। ऐसे ही जब देखा यूरोपीय सोवियत संघ ने देखा कि इस तरह की ग्रुपिंग हो रही है तो इन्होंने भी क्या किया, ये कहाँ मानने वाले हैं, इन्होंने भी अपना ग्रुप बनाया। 1955 में वारसा संधि नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप में भी ये सारे देश थे, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो अभी किसी ग्रुप में नहीं थे। इन्होंने वारसा संधि बनाया। वारसा संधि का भी यही था, जितने देश थे वो सारे देश इनसे युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब बात यह है कि कुछ ऐसे भी देश थे जो इन देशों में नहीं शामिल थे, उनके बारे में अभी आगे बताए जाएंगे कि जो जो शामिल थे उनकी बात हो रही है। इसके बाद अभी कुछ बारे में जो नहीं थे उनको, वो कहाँ थे, वो किस में शामिल थे, किस ग्रुप में, अभी आगे देखते हैं। तो इन्होंने, अब ये बात आती है कि जो छोटे छोटे देश जो इनसे मिल रहे हैं उनको इनसे फायदा क्या होता था, क्यों वो मिलते थे।
और ये बड़े बड़े देश उनको अपने पास क्यों रखते थे? हालांकि उनको इनसे खतरा भी था, लेकिन फिर भी क्यों रखते थे? तो ये चीज जान जाइए, ये उनको इसलिए रखते थे। ये क्वेश्चन आपका आता है कि छोटे छोटे देश इनको क्यों रखे थे? तो सबसे पहला इनका ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे देश थे उन्हीं देशों को अपना बनाते थे जिनके पास से किसी चीज का अधिक मात्रा में संसाधन। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ के देश थे जिनके पास खनिज और तेल मिल जाते थे, तो ऐसे देश को अपना बना लेते थे। और छोटे छोटे देश को अपने ग्रुप में रहने से क्या होता था, अपनी सैनिक क्षमता को पूरे एरिया में विस्तार पूर्वक रख सकते थे, जिससे युद्ध होता है तो वो दूसरों को ऐसे मार सकते हैं। इसके बाद सैनिक अलग अलग ठिकाने के लिए भू क्षेत्र के लिए अपना भू क्षेत्र बढ़ा देंगे और उनसे सैनिक के लिए जो पैसे भी इकट्ठे करने हैं तो उनसे वो कर सकते हैं, दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, अगर कभी किसी देश को कोई प्रॉब्लम होती है, सारे देश मिलकर उनकी मदद करते थे, ऐसे उसमें इस चीज था। तो यही कारण है कि सारे जो छोटे छोटे देश थे वो इनसे मिल जाते थे। और सबसे मेन कारण क्या था कि सुरक्षा का कारण। उनको इन देशों से मिलने के बाद एक सुरक्षा मिल जाता था कि अब उनको किसी छोटे देश से परेशान होने या लड़ने की चिंता नहीं थी, और वो एक बड़े देश के साथ रहते थे, इसलिए उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती थी। ये सबसे बड़ा कारण था इन छोटे छोटे देशों को एक इनसे मिलने का। अब बात आते हैं, कुछ ऐसे भी देश थे जो किसी से भी नहीं थे, किसी ग्रुप में नहीं थे। जैसे मान लीजिए हम चाइना की बात कर दें। चाइना शुरू में तो था सोवियत संघ के साथ साम्यवाद देश था वहां पर, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ जमीन मामलों को लेकर, भू विस्तार को लेकर चाइना का सोवियत संघ के साथ अनबन हो गई। और अनबन होने के नाते 1969 में इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया और अपना एक नया आंदोलन यानी नया एक गुट बना लिया, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, गुट निरपेक्ष राज्य। ये ऐसे स्वतंत्र राज्य थे जो अभी दोनों किसी ग्रुप में नहीं थे। वह राज्य इसमें क्या होते थे, इसमें वह शामिल होते थे। ठीक है। और आगे एक चीज और है, अब देखो कुछ ऐसे भी देश थे जो यहाँ पर, अब ये सोवियत संघ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों क्या कर रहे थे, अपने अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए लगे रहते थे। कोई ना कोई देश को या तो बल के द्वारा या फिर अपने स्वयं से, ये इन दोनों को हमेशा उसको अटैच करने में लगे होते थे, अपने तरफ मिलाने में लगे होते थे। तो उसमें भी कुछ था जो पूर्वी दक्षिणी पूर्व और एशिया कुछ देश थे, दक्षिण पूर्व एशिया के, जिसका नाम इन्होंने, उनको भी एक अलग ग्रुप बना दिया कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ हैं, तो हम सब मिलकर लड़ेंगे आपसे। तो इस तरह से इन्होंने एक सीटो बना दिया जिसे दक्षिण पूर्व एशिया संगठन बोला गया, और इसका जो केंद्रीय संगठन था उसे सेंटो बोला जाता था। तो इस तरह से सोवियत संघ ने भी ऐसे छोटे अलग ग्रुप बना लिए यहाँ पर, ताकि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है इन देशों से तो सारे देश सोवियत संघ के मिलकर यहाँ से लड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए और पूरे वीडियो को देखिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।